आई थिंक इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं वो हमने बहुत रिसेंटली बढ़ाए हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट अभी सारी कमोडिटीज के ऊपर फैक्टर इन नहीं हुआ है। और आई थिंक जो फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं वो भी जो है वो काफी कॉस्ट उनकी बढ़ गई है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द एल नीनो जो है उसका भी पूरा इम्पैक्ट शायद अभी फूड ग्रेन प्राइसेस पर नहीं आया। सो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने जो हैं वो इन्फ्लेशन के लिए थोड़े से ज्यादा कंसर्न वाले हैं। मगर जो मुझे जो अच्छी खबर लगती है वो ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पीक आउट कर चुके हैं। और वो जो हमने जो वॉर के चलते हुए जो हमने जो वर्स्ट प्राइसेस देखे थे $120 के, अभी हम वहां से काफी नीचे हैं। और मुझे लगता है कि हम उस रेंज में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सप्लाई कम हुई है तो थोड़ी सी डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुई है वर्ल्ड में। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल में जो है अभी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। और अगर ईरान वॉर को लेके और हॉर्मूज को लेके अगर कोई अच्छी खबर आती है आने वाले 2-3 हफ्तों में, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम तेजी से गिरेंगे और सडनली जो है फर्टिलाइजर प्राइसेस भी गिरेंगे, केमिकल प्राइसेस भी गिरेंगे, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस भी गिरेंगे। तो उसका जो है वो बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि अगले 2 महीनों में इन्फ्लेशन फिगर्स शायद पीक आउट कर जाएंगे, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके डाउन आना चाहिए। गोल्ड प्राइसेस, मुझे याद है आपने कहा भी था कि एक नियर टर्म तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद एक मुनाफा वसूली आ जाएगी, जो हम आता हुआ देख भी रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। यहां से इंपॉर्टेंट डाउन साइड सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? तो मनीषा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इस टाइम सिलिकॉन वैली में हूँ और Okay. यहाँ पर हम अपने कुछ इन्वेस्टर्स से भी मिलने आए थे, प्लस यहाँ पे स्नोफ्लेक की कॉन्फ्रेंस है। और ये जो 3 बहुत बड़े जो ग्लोबल आईपीओज आ रहे हैं उसको यहाँ पर एग्जैक्टली उसका क्या सेंटिमेंट है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसा सोच रहे हैं उनके बारे में, ये भी हम जानने आए थे। और ये बात बहुत अचरज वाली लगती है कि इन सब का इम्पैक्ट सोने और चांदी पे होएगा कि नहीं। एक आम आदमी शायद ऐसा नहीं सोच पाता है, मगर ये फैक्ट है कि इन ये जो इस तरीके के जो मेगा कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं इसका मैक्रो साइकिल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और मैक्रो साइकिल्स का इंटर्न गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सारा का सारा जो बेनिफिट है, एक तरीके से जो स्टॉक जो पूरे वर्ल्ड ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी तेजी आई है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट एआई प्लेस को चला गया है और यूएस को और साउथ कोरिया और ताइवान को चला गया और कुछ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को चला गया। मगर इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंडर दी वेदर है। मेरा ऐसा मानना है मनीषा कि जहां तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात है तो मैक्रो इकोनॉमिकली और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है वो साइडवेज लग रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई 5-7% के रेंज में सोना और चांदी अगले कुछ हफ्तों तक चले जाएंगे। मगर इवेंचुअली जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अपसाइड आना चाहिए, नियर टर्म अपसाइड। और मुझे लगता है कि चांदी जो है वो वापस शायद 90 से लेके $95 के रेंज में एक बार जाना चाहिए। बट ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बरकरार हैं और हमें ऐसा लगता है कि चांदी इवेंचुअली जो है वो इट इज हेडेड बिलो $40। मगर वो चीज आता हुआ नजर आया है, और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स में यहां पर बढ़त है, सारे के सारे को किस तरह से यहां पर फैक्टर इन करेंगे? जी, धन्यवाद मनीषा मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आई थिंक इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं वो हमने बहुत रिसेंटली बढ़ाए हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट अभी सारी कमोडिटीज के ऊपर फैक्टर इन नहीं हुआ है। और आई थिंक जो फर्टिलाइजर प्राइसेस हैं वो भी जो है वो काफी कॉस्ट उनकी बढ़ गई है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द एल नीनो जो है उसका भी पूरा इम्पैक्ट शायद अभी फूड ग्रेन प्राइसेस पर नहीं आया। सो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने जो हैं वो इन्फ्लेशन के लिए थोड़े से ज्यादा कंसर्न वाले हैं। मगर जो मुझे जो अच्छी खबर लगती है वो ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पीक आउट कर चुके हैं। और वो जो हमने जो वॉर के चलते हुए जो हमने जो वर्स्ट प्राइसेस देखे थे $120 के, अभी हम वहां से काफी नीचे हैं।
और मुझे लगता है कि हम उस रेंज में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सप्लाई कम हुई है तो थोड़ी सी डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुई है वर्ल्ड में। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल में जो है अभी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, और अगर ईरान वॉर को लेके और हॉर्मूज को लेके अगर कोई अच्छी खबर आती है आने वाले 2-3 हफ्तों में, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम तेजी से गिरेंगे और सडनली जो है फर्टिलाइजर प्राइसेस भी गिरेंगे, केमिकल प्राइसेस भी गिरेंगे, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस भी गिरेंगे। तो उसका जो है वो बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि अगले 2 महीनों में इन्फ्लेशन फिगर्स शायद पीक आउट कर जाएंगे, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके डाउन आना चाहिए। गोल्ड प्राइसेस, मुझे याद है आपने कहा भी था कि एक नियर टर्म तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद एक मुनाफा वसूली आ जाएगी, जो हम आता हुआ देख भी रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। यहां से इंपॉर्टेंट डाउन साइड सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? तो मनीषा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इस टाइम सिलिकॉन वैली में हूँ और Okay. यहाँ पर हम अपने कुछ इन्वेस्टर से भी मिलने आए थे, प्लस यहाँ पे स्नोफ्लेक की कॉन्फ्रेंस है। और ये जो 3 बहुत बड़े जो ग्लोबल आईपीओज आ रहे हैं उसको यहाँ पर एग्जैक्टली उसका क्या सेंटिमेंट है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसा सोच रहे हैं उनके बारे में, ये भी हम जानने आए थे। और ये बात बहुत अचरज वाली लगती है कि इन सबका इम्पैक्ट सोने और चांदी पे होएगा कि नहीं। एक आम आदमी शायद ऐसा नहीं सोच पाता है, मगर ये फैक्ट है कि ये जो इस तरीके के जो मेगा कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, इसका मैक्रो साइकिल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और मैक्रो साइकिल्स का इंटर्न गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सारा का सारा जो बेनिफिट है, एक तरीके से जो स्टॉक जो पूरे वर्ल्ड ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो भी तेजी आई है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट एआई प्लेस को चला गया है, और यूएस को और साउथ कोरिया और ताइवान को चला गया, और कुछ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को चला गया। मगर इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अंडर दी वेदर है। मेरा ऐसा मानना है मनीषा कि जहां तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात है, तो मैक्रो इकोनॉमिकली और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है वो साइडवेज लग रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई 5-7% के रेंज में सोना और चांदी अगले कुछ हफ्तों तक चले जाएंगे, मगर इवेंचुअली जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अपसाइड आना चाहिए, नियर टर्म अपसाइड। और मुझे लगता है कि चांदी जो है वो वापस शायद 90 से लेके $95 के रेंज में एक बार जाना चाहिए। बट ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बरकरार हैं, और हमें ऐसा लगता है कि चांदी इवेंचुअली जो है वो इट इज हेडेड बिलो $40, मगर वो चीज आने वाले 1.5 या 2 साल में प्ले होनी है। फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में साइडवेज है, उसके बाद एक अपसाइड होना चाहिए जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल प्ले कर रही है, एंड देन इवेंचुअली जो है वो डिफ्लेशनरी साइकिल शायद शुरू होनी चाहिए। ऑल राइट, अमित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया ऑल द वे फ्रॉम सिलिकॉन वैलीज के हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आशा है कि वो आपकी ट्रिप काफ़ी बेहतरीन रहेगी। आपसे ऑफ कोर्स वापस आने के बाद फिर से बात होगी कि किस तरह के वहाँ से फीडबैक हैं, किस तरह से आपने वहाँ पर मार्केट को रीड किया है।